हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर डीमन लॉर्ड फेंग टियान वाले इमोर्टल रीजन के फॉरबिडन एरिया के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पे जैसे वो लोग कदम रखते हैं तो वहां पे मौजूद इवल स्पिरिट्स आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जिन्हें एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे किसी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है तीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट की, जो कि आते साथ ही उन इवल स्पिरिट्स को डिवोर करते हुए अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे। जिसके बाद वो डिमोनिक बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल बन गए थे कि एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स मिलकर भी वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एसएस टज़ू खुद वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी गॉड रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद एसएस टज़ू वहाँ पे ड्रैगन स्टाफ की तीनों हिस्सों को अपने पास बुलाकर उनकी ताकत को बढ़ाकर उन्हें वहाँ पे आदेश देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद जितने भी हाई लेवल के ट्रेस मौजूद है उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। एसएस टज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ पे एसएस टज़ू की बात मानते हुए उन सारे ट्रेस को इकट्ठा करने के लिए निकल गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को इमोर्टल रीजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी मेहनत के बाद वो तीनों उन सारे ट्रेस को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें वो तीनों मिलकर वहाँ पे स्टोरी बैग्स में भरकर एसएस टज़ू के पास ही ले जा रहे थे। और जैसे वो तीनों वहाँ पे वापस एसएस टज़ू के पास पहुंचते हैं तो वो तीनों वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए एसएस टज़ू से कहते हैं, एंसेस्टर देखिए हम लोग वापस आ गए और आपके कहे अनुसार सारे हाई लेवल के ट्रेस को भी अपने साथ लेकर आए हैं। जिस पे एसएस टज़ू की बजाय ली चेंग वहाँ पे उन तीनों से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर ने तुम तीनों को ट्रेस को लाने के लिए भेजा था, तो इन ट्रेस को लाते लाते तुम तीनों को इतनी गंदी हालत कैसे हो गई? जिस पे वो तीनों जल्दी से आगे बढ़कर अपने मास्टर और एसएस टज़ू को बताते हैं, एंसेस्टर ने हमें एक बार कहा था कि जो खास ट्रेस होते हैं उन्हें नीचे जमीन के अंदर दबा के रखा जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ की सारी खुदाई कर डाली और वहाँ पे मौजूद जितने भी ट्रेस थे उन्हें अपने साथ ले आए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इन ट्रेस की क्वालिटी को देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे हाई ग्रेड के ट्रेस हैं। उन तीनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर एक एक करके सारे ट्रेस को चेक करने लगती है। और जैसे जैसे वो वहाँ पे उन सारे ट्रेस को चेक कर रही थी वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उसकी खुशी भी वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। वो वहाँ पे हर एक ट्रेस को देखने के बाद कहती है, तुम तीनों ने तो कमाल ही कर दिया, तुम तीनों तो इस जगह को पूरी तरह से लूट कर वापस आ गए और ऊपर से इन ट्रेस की क्वालिटी इतनी ज्यादा खास है कि मेरा दिल कर रहा है तुम लोगों को चूम लूं। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू भी उन तीनों की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये कहकर एसएस टज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएस टज़ू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जैसे ही जाकर उन तीनों भाइयों के साथ टकराती है तो वो तीनों वहाँ पे एक बार फिर से अपना लेवल अप करते हुए पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। जो देखकर तो उन तीनों भाइयों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से वहाँ पे एसएस टज़ू को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इवन उन तीनों को वहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू से ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि एसएस टज़ू ने आज पहली बार उन तीनों की तारीफ की है। इसलिए वो तीनों भाई एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे से कहते हैं, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, या वाकई एसएस टज़ू ने हमारी तारीफ की है? और ये कहकर वो तीनों जल्दी से अपने मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते हैं, मास्टर देखा आपने, एसएस टज़ू ने हमारी तारीफ की है ना, ये कमाल की बात। लेकिन अभी वो तीनों मिलकर वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरा रीजन बहुत ही अजीब तरीके के साथ शेयर करने लगा था। और देखते ही देखते वही इवल एनर्जी जिसे एसएस टज़ू ने अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म किया था, वो जमीन के नीचे से दोबारा बाहर आते हुए वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जो देखकर तो एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले उन लोगों ने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से इस इवल एनर्जी से अपने पीछे छुड़ाया था। इसलिए रिंग्यू वहाँ पे परेशान होकर एसएस टज़ू की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, एंसेस्टर अब हम क्या करें? लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो बस वहाँ पे कोल्ड फेस के साथ उस इवल एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देख रहे थे, जो कि जैसे वहाँ पे इकट्ठा होती है तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद जमीन के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होते हुए एक बहुत ही ज्यादा भयानक बीस्ट का रूप लेना शुरू कर देते हैं। जो देखकर लिंगू भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ये कौन है जो कि इवल स्पिरिट्स को डिवोर करते हुए यहाँ की जमीन का सहारा लेकर एक डिमोनिक बीस्ट को क्रिएट कर रहा है? भले ये एक इवल मेथड है लेकिन काफी ज्यादा कमाल का है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये जो कुछ भी है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, एंसेस्टर हमें केयरफुल रहना होगा। ली चेंग कैसा कहती है हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे ऊपर हवा में उठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके नीचे की जमीन भी वहाँ पे फटते हुए उसी डिमोनिक बीस्ट के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते पूरे इमोर्टल रीजन की जमीन फटकर आपस में मर्ज होते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट फेंग टियान का रूप ले लेती है। यही था असली डीमन लॉर्ड फेंग टियान, जो कि फाइनली अब एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स के सामने आ ही चुका था। डीमन लॉर्ड फेंग टियान जैसे ही वहाँ पे अपना सर ऊपर हवा में उठाता है तो वो वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ में इतना ज्यादा दम था कि वो पूरा का पूरा स्पेस ही वहाँ पे हिलने लगा था। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे डरने की बजाय उल्टा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे उसके साथ शर्त लगाते हुए कहता है, देखते हैं इस डिमोनिक बीस्ट की कोर को सबसे पहले कौन हासिल करता है। लियू जियान कैसा कहती है हम देखते हैं कि एसएस टज़ू के बाकी सभी
डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी रिंजुई भी वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालकर सीरियस होते हुए कहती है, इसकी बॉडी तो हजारों लाखों साल पुरानी इवल स्पिरिट्स के साथ मर्ज हो गई है, जिसके चलते उन सारी इवल स्पिरिट्स का गुस्सा भी इसके अंदर आ गया होगा। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इसे हैंडल कर पाना हमारे लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, इसलिए तुम सभी लोग सावधान रहना और जल्दबाजी में आकर खुद को खतरे में न डाल लेना। लेकिन अभी रिंजुई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड फेंग टियान अपने बड़े से पंजे का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उनके ऊपर अटैक करते हुए जब उसकी नजर वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर जाती है तो एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डेविल गॉड वाली फॉर्म में आ चुके थे, जहाँ पे उनकी आंखों से डेमोनिक सुप्रीम एनर्जी के अंगारे निकल रहे थे। एंसेस्टर ज़ू के इस खतरनाक लुक को देखकर ही डीमन लॉर्ड फेंग टियान घबराते हुए वहीं पे रुक जाता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो करे तो करे क्या, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू के डेविल गॉड वाली फॉर्म को देखकर वो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ गया था कि ये आदमी अपने एक ही चुटकी के साथ मुझे खत्म कर देगा। इसलिए डीमन लॉर्ड फेंग टियान वहाँ पे बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए चुपचाप वहाँ से वापस पलट जाता है। जो देखा तो एंसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। उन्हें पता था कि एंसेस्टर ज़ू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डीमन लॉर्ड फेंग टियान उन्हें देखकर ही वहाँ से भाग जाएगा। ये बात उनके लिए भी शॉकिंग थी। इवन डीमन क्वीन तो वहाँ पे अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, ये तो फाइट शुरू होने से पहले ही भाग रहा है। जिस पे लिंगार वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, लगता है इस एंसेस्टर ज़ू से अपनी मौत दिखाई दे रही है। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन क्वीन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी बॉडी तो एक माउंटेन से भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन हिम्मत एक चूहे से भी कम है। फिर भला ऐसी भयानक बॉडी का क्या फायदा, ये तो बेकार है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी किंजुई आगे बढ़कर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से इसका पीछा करते हुए इसे पकड़ो, इसे भागने मत देना। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड फेंग टियान के ऊपर अटैक करती है तो उसका अटैक वहाँ पे उसकी बॉडी के पास पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो गया था, जिसके साथ ही किंजुई को वहाँ पे एहसास हो जाता है कि ये उसके बस का काम नहीं है। इसलिए वो चुपचाप वहीं पे खड़ी होकर एंसेस्टर ज़ू के एक्शन लेने का इंतजार करने लगती है, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ू भी और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के झटके से उस इतने बड़े डीमन लॉर्ड फेंग टियान को अपनी तरफ खींचने शुरू कर देते हैं। हालांकि वो था तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के एक इशारे के साथ ही वो फोर्सफुली एंसेस्टर ज़ू की तरफ खींचा चला जा रहा था। हालांकि डीमन लॉर्ड फेंग टियान वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की चुंगल से आजाद होने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि स्पेस में भी खिंचाव पड़ने लगा था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू की इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो डीमन लॉर्ड फेंग टियान को वापस वहाँ पे अपने पास लाते हुए अपने हाथ को एक हल्का सा झटका देते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फेंग टियान की इतनी बड़ी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। खैर डीमन लॉर्ड फेंग टियान को वहाँ पे खत्म करने के बाद एंसेस्टर ज़ू अपने सभी डिसेबल्स के साथ वापस नीचे जमीन पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे वो सभी लोग वहाँ पे नीचे आते हैं तो उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल इवल एनर्जी का एहसास होने लगा था। उन्हें लगता है कि शायद कोई और बहुत ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे आने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक डिमोनिक स्टोन उन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से निकल कर बाहर आता है, जो कि बाहर आते हुए सीधा वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे उस डिमोनिक स्टोन के ऊपर अभी भी इवल एनर्जी हावी हो रही थी, जिसके चलते उसे वहाँ पे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इवन वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा तक भी नहीं हो पा रहा था, जिसे वहाँ पे इस तरह से तड़पते हुए देखकर मिस चूचू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये इसे क्या हो रहा है। जिस पे मिस लिंगजू उन लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, ये सारी की सारी इवल सोल्स कुदरती तौर पर बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस डीमन लॉर्ड फेंग टियान ने इन सभी इवल सोल्स को जबरदस्ती अपने साथ बांध के रखा था। और अब जब वो सारी इवल सोल्स एक एक करके खत्म होते हुए इसे छोड़कर जा रही है तो इसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे सब ऐसा ही चलता रहा तो ये तो यहीं पे मारा जाएगा। मिस लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ पे हजारों लाखों साल पुरानी इवल सोल्स थी जिन्होंने तुम्हारा इतना ज्यादा साथ दिया, और अब जब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो तुम एक साथ ही उन सभी को खत्म करना चाहते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? इससे तो अच्छा होगा मैं अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुम सभी को एक साथ जला कर राख कर दूं। और ये कहकर जैसे ली चेंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका अटैक वहाँ पे बेकार चला जाता है। उसके अटैक का ना तो डीमन लॉर्ड फेंग टियान के ऊपर कोई असर हुआ था और ना ही उन इवल सोल्स के ऊपर, जो देखकर हान चेंग उसे वहाँ पे रुकते हुए कहता है, ये सारी की सारी इवल सोल्स फॉर्मलेस है। अगर तुमने यहाँ पे किसी तरह से इन्हें अलग अलग कर भी दिया तो फिर भी ये दोबारा एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी, तो बेहतर है जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। हान चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर क्या हम यहाँ पे खड़े खड़े बस मुंह देखते रहे? हमें यहाँ पे कुछ तो करना ही होगा। और ये कहकर ली चेंग अपने पास खड़े हुए हाउस यान से कहता है, हे लिटिल मॉन्क, तुम्हारे पास तो डिवाइन लाइटिंग एनर्जी है ना, तो तुम यहाँ पे कुछ क्यों नहीं करते? हो सकता है तुम्हारी एनर्जी से हमें कुछ पता चल जाए। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाउस यान बेचारा वहाँ पे कंफ्यूज होती हुई ली चेंग की तरफ देखता है, जिसे वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर ली चेंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए हाउस यान से कहता है, मैं तो बस इतना कह रहा था कि शायद तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। जिस पे हाउस यान चुपचाप ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मेरे
पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फेंगटियन अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्टून में उन सभी को बताते हैं इन सभी इवल सोल्स के अंदर एक ही तरह का ऑब्सेशन है, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिसने भी इन सभी को आपस में मर्ज किया था ये सारी गलती उसकी है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे उसी खतरनाक डिमोनिक लॉर्ड के ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जिसे हम लोग डीमन लॉर्ड फेंगटियन समझ रहे थे, लेकिन ये तो कोई और ही है। इसकी आइडेंटिटी को अभी तक छुपा के रखा गया है। ये भी हो सकता है कि ये यूनची का मास्टर हो। वहीं अपने ग्रेट हॉल के अंदर बैठे हुए उस डीमन मास्टर को अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसकी डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल की दीवारों में भी क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर उसका चेला वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से उसके सामने अपना सर झुका लेता है, क्योंकि वही डिसेबल वहाँ पे अपने डीमन मास्टर के पास डीमन लॉर्ड फेंगटियन के मरने की खबर लेकर आया था, जिसे सुनकर उसका मास्टर वहाँ पे गुस्से से आग बबूला हो गया था। खैर किसी तरह से वो वहाँ पे खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो उस ज़ू यंग ने मेरे डीमन फेंगटियन को भी जान से मार दिया और इस खतरनाक बैटल के दौरान उसे या उसके डिसेबल को कोई भी चोट नहीं आई, ये भला कैसे हो सकता है? और ये कहकर वो डीमन मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने उस डिसेबल को गले से पकड़ लेता है, जिसके गले को वो वहाँ पे इतनी जोर से दबाता है कि बेचारे उस कल्टीवेटर से वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और उसकी वहाँ पे ऐसी हालत देखकर अचानक से उस डीमन लॉर्ड को वहाँ पे हंसी आ जाती है और वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपने उस डिसेबल को एक तरफ फेंक देता है, जो कि सीधे वहाँ पे पीछे एक पिलर के साथ जाके टकरा गया था। लेकिन वो वहाँ पे अपने मास्टर के सामने कोई और गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से खुद को संभाल कर दोबारा से उसके सामने अपने घुटनों पे आ जाता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर तो अभी तक भी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, इस ज़ू यंग में कोई तो खास बात है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। काफी लंबे अरसे के बाद मुझे कोई ऐसा कल्टीवेटर मिला है जो कि खुद मेरे हाथों से मरना डिजर्व करता है। सच कहूँ तो मैं भी अपनी ताकत से तंग आ गया था, कोई मुझे चुनौती देने वाला था ही नहीं, लेकिन अभी ज़ू यंग आया है जो कि मेरी हर एक चुनौती को पार करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा है, पर अभी भी उसे मुझ तक पहुंचने के लिए काफी सारी मुसीबतों का सामना करना होगा और मुझे उम्मीद है इस सब में उस ज़ू यंग को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो इस खेल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देता है, जिससे वहाँ पे एक गोल्डन कलर का ब्रेसलेट बाहर निकलती हुई सीधा वहाँ पे उस डिसेबल के हाथों में चला जाता है, जिसे देखकर वो डिसेबल भी वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर उसके मास्टर ने उसे ये ब्रेसलेट क्यों दिया है। इसलिए वो वहाँ पे घबरा कर अपने मास्टर को देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर ये क्या है और मुझे इसका क्या करना है? जिसपे वो डीमन मास्टर कोल्टून में जवाब देते हुए कहता है, इसे ज़ियांगलिंग के पास ले जाओ और उसे ये देते हुए कहो कि बहुत जल्द तुम्हारे पास एक आदमी आने वाला है, तो तुम्हें इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करना होगा। समझ गए ना? जिसपे वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जवाब देते हुए कहता है, हाँ मास्टर मैं समझ गया। जिसके बाद वो कल्टीवेटर वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए ज़ियांगलिंग से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि हेवन कवरिंग लैंड के अंदर रहता था। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बेचारे उस कल्टीवेटर को तो वहाँ पे जाते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन उसे अपने मास्टर के आदेश को तो पूरा करना ही था, इसलिए वो वहाँ पे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आगे बढ़ना बंद नहीं करता और वो वहाँ पे ज़ियांगलिंग को आवाज देते हुए कहता है, मास्टर ज़ियांगलिंग कहाँ हो आप? मास्टर ने आपके लिए एक आदेश दिया है। और ये कहकर वो वहाँ पे घबराते हुए एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा था। और उस चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पे चारों तरफ डिमोनिक बीस्ट की लाशें ही लाशें मौजूद थी, जिन्हें देखकर बेचारे उस कल्टीवेटर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो वहाँ पे खुद को संभाल कर ज़ियांगलिंग को वहाँ पे एक बार फिर से आवाज देते हुए कहता है, मास्टर ज़ियांगलिंग कहाँ हो आप? मास्टर ने आपके लिए आदेश भेजा है। अब जैसे ज़ियांगलिंग को वहाँ पे उस कल्टीवेटर के आने का एहसास होता है तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी इजाजत बगैर मेरे एरिया के अंदर कदम रखने की? और ये कहकर ज़ियांगलिंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ सामने आते हुए कहता है, कौन हो तुम? और ये कहकर वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा उस कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया था। जैसे वहाँ पे इस तरह से अचानक अपने सामने आते हुए देखकर तो बेचारे उस कल्टीवेटर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ज़ियांगलिंग के ओवर प्रेशर की वजह से वो उड़ते हुए वहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन इस दौरान ज़ियांगलिंग की नजर वहाँ पे उसके हाथ में पड़े हुए एक ब्रेसलेट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तुमने क्या पकड़ रखा है? और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर को वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे पकड़कर सीधा वहाँ पे अपने सामने ले आते हुए कोल्टून में उससे कहता है, बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जैसे वो कल्टीवेटर वहाँ पे आजाद होता है तो वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर ज़ियांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने आपको आदेश दिया है कि आपको आपके लैंड के अंदर आने वाले एक पर्सन ज़ू यंग को जान से मारना होगा। वो कभी भी यहाँ पे आता ही होगा और साथ ही ये ब्रेसलेट भी आपको देने के लिए कहा था। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियांगलिंग भी वहाँ पे उस ब्रेसलेट को लेते हुए उसे वहाँ पे अपने हाथ में पहन लेता है। जहाँ उसे पहनते हुए वो उस कल्टीवेटर से सवाल करके पूछता है कि आखिर ये पर्सन है कौन है जिसे खत्म करने के लिए मास्टर
मुझे कह रहे हैं क्या ये जू यंग कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। जियांग लिंग की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, हाँ जू यंग बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। अब तक वो मास्टर यूनची के साथ साथ ज़ॉम्बी लॉर्ड को भी जान से मार चुका है। अब जैसे जियांग लिंग को वहाँ पे यूनची की मौत के बारे में पता चलता है तो हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज हो जाती है, जो कि उस ब्रेसलेट को पहनने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इवन उसके और प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा वो मैसेंजर कल्टीवेटर वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा के रहा था, जबकि जियांगलिंग के गुस्से की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। जबकि जियांगलिंग वहाँ पे ऐसा जू यंग को याद करके गुस्सा होते हुए कह रहा था, जू यंग तुमने यूनची को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे 7th एलम के बैटल फोर्ट्रेस वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसोटजू ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डीमन फेंग टियान को अपने एक डिवाइन थ्रेड के साथ बांध रखा था और वो अकेले वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन सभी को आगे का रास्ता दिखा रहा था। वहीं इतनी देर तक लगातार उड़ने की वजह से मिस चूचू को अब काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगा था। वो गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर ये घटिया डीमन स्टोन हम लोगों को लेकर कहाँ जा रहा है, मेरे पास तो अब उड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब कुछ इमोर्टल मास्टर जू जियांग की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने हमारी स्टारशिप को ना चुराया होता तो हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे उड़कर नहीं जाना पड़ता। ऐसे उड़ते हुए इतना लंबा सफर तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से एसोटजू वहाँ पे अपनी जगह पे रुक जाते हैं, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एसोटजू आखिर अचानक से रुक क्यों गए। इवन वो डिमोनिक स्टोन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा था, जबकि मिस चूचू वहाँ पे घबरा कर मिस निंगयू के पीछे छुपते हुए कहती है, कहीं एसोटजू को मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया, आखिर मास्टर अचानक से रुक क्यों गए, क्या उन्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। जिसमें मिस निंगयू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मास्टर जू जियांग का नाम लिया था ना, इसी वजह से मास्टर को गुस्सा आ रहा है, या फिर एसोटजू को जरूर से यहाँ पे कुछ मिला होगा, क्योंकि एसोटजू बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं करते। तभी एसोटजू वहाँ पे अपनी बाई तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ पे किसी सोल का ऑरा महसूस हो रहा है। एसोटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंकू वहाँ पे एसोटजू से कहता है, डीमन लॉर्ड फेंग टियान पिछले हजारों लाखों सालों से उन सारी सोल्स को डिवोर करते हुए आ रहा था, तो अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो यहाँ पे किसी सोल के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से एसोटजू की ये बात सुनकर वो डीमन फेंग टियान भी वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो देखकर लिंगू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन ये हो सकता है कि इस डिमोनिक स्टोन ने अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी सोल को यहाँ पे छुपा रखा हो और अब वो सोल खुद ब खुद ही यहाँ पे किसी वजह से अवेकन हो गई हो। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्टोन बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। तभी एसोटजू वहाँ से पलटते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर खुद ही उस बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। और ये कहकर एसोटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उसी तरफ पलट जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक स्टोन दिखाई देता है, जिसके अंदर से एसोटजू को वहाँ पे काफी ज्यादा जाना पहचाना और निकलते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए एसोटजू के फेस के ऊपर एक कोल्डनेस आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुला लेते हैं। और जैसे ही वो स्टोन वहाँ पे एसोटजू के हाथों में आता है तो लिंगू उसे देखकर एसोटजू से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर ये क्या चीज है, जिसमें एसोटजू उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए बताते हैं, इसे ऑब्सेशन बैरियर सील कहते हैं। और तुम लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि ये हमारी एंशिएंट टैलेंट सेट की ही एक सीक्रेट टेक्निक है। और ये कहकर एसोटजू वहाँ पे अपनी गॉड रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर सील को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे वो बैरियर सील वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि उस डार्क स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगा था। और जैसे एसोटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर झांक कर देखते हैं तो वो एसोटजू को लेकर किसी और जगह पे चला गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एंशिएंट टैलेंट सेट के बैक माउंटेन वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट का सबसे पावरफुल डिसेबल लियो जी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी डार्क ऑरा का मुकाबला कर रहा था। लेकिन वो वहाँ पे जितना ज्यादा उस डार्क ब्लडी ऑरा को खत्म कर रहा था, वो डार्क ब्लडी ऑरा वहाँ पे उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और लगातार वहाँ पे उसके साथ इतनी देर तक फाइट करने की वजह से लियो जी काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। वो उस डार्क ऑरा को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अभी तक भी जिंदा हो, यकीन नहीं होता तुमने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को झेल लिया, उसके बावजूद भी अभी तक जिंदा हो। पर ये मत सोचने मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के अंदर इंटर नहीं करने देने वाला। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को नीचे जमीन में घुसाते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जो कि एक पल के लिए तो वहाँ पे उस डार्क ऑरा को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो डार्क ऑरा दोबारा वहाँ पे आ जाता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में, जिसमें काफी सारी इवल सोल्स भी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो सारी इवल सोल्स लियो जी तक पहुँच पाती उससे पहले ही वो वहाँ पे अपनी अल्टीमेट टेक्निक ड्रैगन बोन कोलैप्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वहाँ पे एक के बाद एक लगातार उस डार्क ऑरा के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर चुका था। जिसे वहाँ पे इस तरह से खत्म होते हुए देखकर लियो जी को भी थोड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन वो डार्क ऑरा दोबारा वहाँ पे वापस आकर लियो जी को इग्नोर करके टैलेंट सेट के मेंशन की तरफ बढ़ने लगा था। जो देखकर लियो जी जल्दी से आगे बढ़ते हुए
कहता है नहीं रुको, मेरा मुकाबला करो। लेकिन जैसे लियू जी वहाँ पे आके बढ़ता है तो वो डार्क और सीधा वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था। जो देखा लियू जी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर लियू जी गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा सपने में भी मत सोचना कि तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हारे कंट्रोल में आने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान दे दूं अपने टैलेंट सेट के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। मेरा ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। और ये कहकर लियू जी वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन खुद को खत्म करने से पहले वो फिशमैन यानी यून चियाओ को याद करते हुए कहता है जूनियर यून चियाओ, मैं टैलेंट सेट के फ्यूचर को तुम्हें सौंपता हूँ। अब तुम्हें हमारे टैलेंट सेट की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद आगे क्या होता है ये एसएसटजू भी वहाँ पे नहीं देख पाते। जो देखकर लिंगू वहाँ पे उदास होते हुए कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि इतना ज्यादा तलाश करने के बावजूद भी मैं सीनियर लियू जी को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही एंशिएंट टैलेंट सेट को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया था। वहीं उस सारी मेमोरी को देखने के बाद वो स्टोन खुद ब खुद ही वहाँ पे राख में बदलते हुए गायब हो जाता है। जो देखकर वो डिमोनिक स्टोन वहाँ पे उछलते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर मिस निंगयू वहाँ पे उस डिमोनिक स्टोन को देखते हुए कहती है ये इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। वहीं सेम सवाल एसएसटजू के बाकी डिसेबल्स के मन में भी चल रहा था, जिस पर एसएसटजू उन लोगों को वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देते, लेकिन वो वहाँ पे कोल्ड लुक के साथ सामने की तरफ देखते हुए उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर एसएसटजू के सभी डिसेबल्स भी चुपचाप एसएसटजू के पीछे जाने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।